नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में एमएसपी के मुद्दे पर किसान संगठन और सरकार फिर आमने सामने है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूने के अधिकांश बड़े नेता इस समय जेल में हैं। ऐसे में बीकेयू नेताओं की अगली पीढ़ी के बच्चे आंदोलन को धार देने के लिए तैयार हैं। आज इस सिलसिले में पंचायत बुलाई गई है। अन्य संगठनों ने 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एमएसपी पर अपनी सरकार का स्टैंड अब लगातार बता रहे हैं, लेकिन किसानों का उन पर भरोसा नहीं है। बीकेयू चढ़ूनी के नेतृत्व की दूसरी पंक्ति सोमवार को पीपली में एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत आयोजित करने के लिए तैयार है। पीपली में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र के प्रमुख कृष्ण कुमार ने कहा, अगर किसानों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से रोका गया तो हम राजमार्ग पर धरना देंगे। कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र भोरिया ने कहा, किसान शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर सकते हैं। सुरक्षा और यातायात प्रवाह के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जब कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली बार विरोध शुरू हुआ तो इसे हरियाणा के पहलवानों तक ही सीमित एक मुद्दा माना गया। हालांकि पहलवान राज्य के अधिकांश जाट समुदाय से थे, लेकिन तब बीजेपी चिंतित नहीं थी। वो राज्य में गैर जाट निर्वाचन क्षेत्र बनाने में कामयाब रही है। हरियाणा में अगले साल ही विधानसभा चुनाव हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हालांकि अब चीजें बदली हैं। राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन की गूंज अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों और चुनावी राज्य राजस्थान से सुनाई देने लगी है। इस बीच केंद्र ने अब पहलवानों को त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ब्रजभूषण और उनके परिवार को WFI से बाहर करने का वादा कर अपने लिए समय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को यह एहसास है कि वो हरियाणा में जाट फैक्टर को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यूपी में जाटों का समर्थन कम होने से उससे पहले ही नुकसान झेलना पड़ रहा है। यादव फैक्टर को काउंटर करने के लिए जाटों का इस्तेमाल कर भाजपा ने राज्य में बढ़त बनाई थी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। रालोद को जाटों की जनाधार वाली पार्टी कहा जाता है। इस बीच अब बीजेपी पर खतरा इस बात का है कि कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट समुदाय लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये सीटें यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैली हैं। कहीं इन पर उसको नुकसान ना हो जाए, इसलिए बीजेपी की चिंता तो बड़ी है। हालांकि ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये सवाल खड़ा करता है। क्या यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को कोई चिंता नहीं है और इसका उन पर कुछ असर नहीं होने वाला है? ये सवाल इसलिए कि बीजेपी की कल रविवार को रैली हुई। ब्रजभूषण ने बीजेपी के मंच से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी रखी, कांग्रेस पर हमला बोला और महिला पहलवानों पर तंज कसा, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे उन्हें महिला पहलवानों के इस स्तर के यौन उत्पीड़न के आरोप और विरोध प्रदर्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ा हो। रविवार को बीजेपी की इस रैली में ब्रजभूषण सिंह ने घोषणा की कि वो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वो मोदी सरकार की 9 साल पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। हालांकि अपने भाषण के दौरान ब्रजभूषण ने विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित शीर्ष पहलवानों के विरोध का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत एक कविता के साथ की कि कभी अश्क कभी गम तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ये मुला मुझे मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहने की शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भविष्य में किसी तमिल को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की। पार्टी सूत्रों के अनुसार मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए टीएमके जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें, दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद अमित शाह ने ये दांव खेला है। हालांकि उनको शायद ये नहीं पता कि इसका बीजेपी के बाकी नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। चेन्नई में एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी, वहीं से रविवार को उसने मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। आपकी ये रैली दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ थी।
इस रैली में केजरीवाल ने मोदी सरकार के अध्यादेश को तानाशाही अध्यादेश करार दिया। अध्यादेश को लेकर उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता सर्वोच्च नहीं है, केवल एलजी सर्वोच्च है। आपके मुखिया ने कहा कि ये तानाशाही को खत्म करने, लोकतंत्र को वापस लाने का आंदोलन है। इसके साथ ही केजरीवाल ने विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए एक चेतावनी दी। केजरीवाल ने कहा, ये मत सोचो कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए हो रहा है। मैंने सुना है कि वे देश के बाकी हिस्सों के लिए भी इसी तरह का अध्यादेश लाने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली जैसा अध्यादेश तानाशाही की घोषणा जैसा है, इसे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि रविवार को पुणे जिले में महाराष्ट्र पुलिस ने पंढरपुर में एक मंदिर की ओर जा रहे वारकरी श्रद्धालुओं पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया। हालांकि सरकार ने लाठीचार्ज से इनकार किया है, लेकिन इस संबंध में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस श्रद्धालुओं को पीट रही है। ये पहली बार है जब वारकरी भगवान विठोबा के भक्तों पर पुलिस कार्रवाई हुई है। सूत्रों ने बताया कि जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं की पुलिस से बहस हो गई। पुणे शहर से 22 किलोमीटर दूर आलंदी शहर के मंदिर में एक समारोह के लिए प्रवेश के दौरान विवाद हुआ था। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के आलंदी कस्बे में पुलिस की ओर से वर्करियों पर लाठीचार्ज की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वर्करियों और पुलिस के बीच मामूली हाथापाई हुई। उन्होंने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्करी समुदाय पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तूफान बिपरजॉय के लिए चेतावनी जारी की गई है। मुंबई आज सुबह कुछ देर के लिए फ्लाइटों का ऑपरेशन भी इस तूफान की वजह से प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूचना है कि बिपरजॉय ने अपना रास्ता बदला है। अरब सागर में लंबी लहरें उठ रही हैं। इस तूफान के मद्देनजर संबंधित राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों को चेतावनी जारी करते हुए सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को खुद भी हालात की समीक्षा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को ओवल में विश्व के टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है। इसने भारत को 209 रनों से हराया है। कल दिन का खेल शुरू होने पर ऐसा लग रहा था कि भारत स्पर्धा में बना हुआ है, लेकिन विराट कोहली और रहाणे के विकेट गिरते ही भारत बैकफुट पर आ गया। टेस्ट के 5वें दिन मैच शुरू होते ही कोहली व रहाणे के विकेट जल्द ही गिरे। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर थोड़ा टक्कर दे सकते थे, लेकिन उनसे भी उम्मीदें नहीं रहीं। दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाज नाथन लियोन ने 4 विकेट लिए, जबकि स्कॉट बोलैंड ने कोहली और जडेजा सहित 3 विकेट लिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।